नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला कंप्लीट की थी। वर्णमाला से संबंधित सारी चीज़ें हमने देखी थी, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को स्वर बताए थे और व्यंजन बताए थे, और स्वर और व्यंजन के अंतर्गत विभिन्न जो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं उनको ये भी मैंने बताया था। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी हमने स्वरों को दिखा था। उसके बाद अगर अपन बात करें उच्चारण के आधार पर हो, या फिर हमारा मुख या प्रयत्न के आधार पर हो, या फिर हमारा जो है आपका जिह्वा के आधार पर हो, तो ये सारी जो स्वर जो इन कैटेगरी में डिवाइड थे वो सब हमने देखे थे। सजातीय स्वर हों या विजातीय स्वर हों। अगर अपन बात करें व्यंजनों की, तो स्पर्श व्यंजन हो या अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन हो या संयुक्त व्यंजन हो तो इनके बारे में हमने सविस्तार तरीके से देखा था। और एग्जामिनर अब अगर कोई सा भी क्वेश्चन बना लेगा वर्णमाला से, तो मुझे पक्का विश्वास है, 100% आप लोगों पर भरोसा है कि आप ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में कर आओगे, क्योंकि जो मैंने डायग्राम बनाए थे उन डायग्रामों के माध्यम से मैंने सभी चीज़ उस डायग्राम से कंप्लीट आप लोगों को करवा दी थी। अगर आपको दिमाग में छपा हुआ है डायग्राम, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे एक ऐसा चैप्टर जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है काव्य एवं उसके भेद। अब एक एक करके हम चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि हम बेसिक से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है काव्य एवं भेद। ठीक है, काव्य कह लीजिए, काव्य एवं भेद कह लीजिए, तो हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। इसका पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, जो दो तरीके से बांटा गया है, एक तो आपका बांटा गया हुआ है, इसे हम कहते हैं स्वरूप के आधार पर। नंबर 2 की अगर अपन बात करें, दूसरा आता है आपका शैली के आधार पर। ठीक है, स्वरूप के आधार पर हम इसे दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है आपका दृश्य काव्य, एक होता है आपका श्रव्य काव्य। अब श्रव्य काव्य को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है आपका प्रबंध काव्य, एक होता है आपका मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य को दो तरीके से बांटा गया है, जिसकी हम बात करेंगे। एक होता है आपका महाकाव्य और एक होता है आपका खंड काव्य। दृश्य काव्य की बात करें तो इसको दो तरीके से बांटा गया है। एक होता है आपका नाटक और एक होता है आपका एकांकी। वहीं अगर अपन शैली के आधार पर बात करें तो दोस्तों, शैली के आधार पर अपन बात करते तो तीन तरीके से इसको बांटा गया है। नंबर 1 अगर अपन बात करें तो एक होता है आपका गद्य, नंबर 2 की अगर अपन बात करें एक होता है आपका पद्य, और नंबर 3 की अगर अपन बात करें एक होता है आपका चंपू काव्य। चंपू काव्य की अगर अपन बात करेंगे, अपन एक एक करके बहुत आराम से चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। देखो, बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एक्चुअली में काव्य क्या होता है। देखो, काव्य का मतलब होता है कि शब्द और अर्थ से युक्त रचना को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। आई बात समझ में? शब्द एवं अर्थ से युक्त रचना को हम काव्य कहते हैं। और ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैंने बहुत सरल तरीके से आप लोगों को बताई, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने काव्य की परिभाषा कुछ अलग अलग तरीके से दिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं उसको आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी डेफिनेशन विभिन्न काव्य शास्त्रियों ने काव्य के आधार पर दिए। पंडित जगन्नाथ जी हैं, हमारे पंडित जगन्नाथ जी, वो कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये डेफिनेशन पंडित जगन्नाथ ने दी है। इसका मतलब ये होता है कि जो है रमणीय युक्त प्रतिपादकः, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, मतलब रमणीय युक्त जो शब्द होते हैं, जो शब्दों का प्रतिपादन करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? आपके काव्य कहलाते हैं। देखो, किस तरीके से आपसे एग्जाम में वो पूछेगा। एक तो आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछ सकता है कि ये डेफिनेशन जो है किस काव्य शास्त्री द्वारा दी गई है। तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये डेफिनेशन दी है पंडित जगन्नाथ के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? पंडित जगन्नाथ के द्वारा दी गई है, और ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। बहुत सरल शब्दों में मैंने आप लोगों को ये तो बताया ही है कि भाई शब्द और अर्थ युक्त रचना क्या कहलाती है? आपकी काव्य कहलाती है। लेकिन पंडित जगन्नाथ का ये कहना है कि भाई रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्य, मतलब कि रमणीय युक्त, मतलब रमणीय युक्त शब्दों को प्रतिपादित करने वाले जो शब्द होते हैं वह क्या कहलाते हैं? आपके काव्य कहलाते हैं। हमारे एक और जो काव्य शास्त्री है वो कौन से हैं? आप बहुत अच्छी तरीके से सीखोगे, उसकी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को मैं आपको फोकस करता हूँ। जैसा हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ
देखो एक जो हमारे विश्वनाथ जी जो थे, और इसकी जो डेफिनेशन मैंने आपको रस के अंतर्गत भी मैंने आप लोगों को सिखाई है, शायद आपने वो वीडियो देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्लिक कर पाएंगे अपने माइंड में कि वो परिभाषा क्या थी। आचार्य विश्वनाथ ये कहते हैं कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, मतलब कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है मेरे दोस्त। क्या है? काव्य है। रस युक्त वाक्य ही आपका क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। ये दोनों ही डेफिनेशन आपकी जो है आपकी एग्जाम में आती हैं। एक तो ये आती है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, और दूसरी डेफिनेशन ये आती है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम। और ये जो परिभाषा दी थी, ये परिभाषा दी थी आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। अब ये आपका काम है कि आप इस डायग्राम को और ये जो मैंने दोनों परिभाषाएं लिखी हैं आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे से मिटाने वाला हूँ। फिर अपन आगे की प्रोसेस को देखेंगे और एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं बहुत बेसिक से ही आप लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि नया बच्चा भी हमसे जुड़ेगा तो ये सारी चीज़ें आराम से सीख सकेगा। देखो ये दोनों डेफिनेशन आप लिख लो और ये डायग्राम आप एज इट इज़ बना लो, क्योंकि एक एक करके हम चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपन सीखेंगे। अब देखो स्वरूप के आधार पर हम दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य की बात करेंगे। तो दृश्य काव्य क्या होता है और श्रव्य काव्य क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। अब अपन दृश्य काव्य की बात करते हैं। भाई जिस रचना का रसास्वादन, जिस रचना को पढ़कर और सुनकर, ठीक है, जिस रचना को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। तो दृश्य काव्य का मैंने आप लोगों को क्या बता दिया। भाई श्रव्य काव्य का, श्रव्य काव्य के बारे में बात कर रहे हैं। श्रव्य काव्य के बारे में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ऐसी रचना या काव्य, ऐसी पंक्तियां, देखो काव्य होता क्या है। काव्य मैंने बता दी कोई पंक्ति हो सकती है, कोई कविता भी हो सकती है, कोई छंद भी हो सकता है। तो ऐसी रचना जिसको पढ़कर एवं सुनकर आनंद लिया जा सकता हो वह क्या कहलाता है? आपका श्रव्य काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका श्रव्य काव्य कहलाता है। इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन कुछ इस तरीके की, जिस रचना का रसवादन पढ़कर एवं सुनकर लिया जाएगा वह क्या कहलाती है? आपकी श्रव्य काव्य कहलाती है। जिसका सटीक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसे कि अगर अपन बात करें, आप कोई मोबाइल में ऑडियो सुनते हैं या MP3 सॉन्ग सुनते हैं, तो आप उसको सुन सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, और जो आनंद आपको आता है वह क्या कहलाता है? आपका श्रव्य काव्य कहलाता है मेरे दोस्त। जैसे आप कोई पंक्तियां पढ़ते हैं तो उनको पढ़कर बहुत आनंद आता है, ठीक है, और उनको सुनकर, कोई रचना आप सुनते हैं, कोई पंक्ति सुनते हैं, कोई सॉन्ग आप सुनते हैं, उनको सुनकर आपको बहुत आनंद आता है, तो वह आपका क्या कहलाता है? श्रव्य काव्य कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब मैं दृश्य काव्य की बात करता हूं। तो जिस भी काव्य को देखकर, सुनकर या पढ़कर आपको जो आनंद आता है वह दृश्य काव्य कहलाता है। अब दृश्य काव्य के अंतर्गत देखो कोई नाटक हो सकता है, कोई अभिनय हो सकता है। अभिनय जैसे कि हम थिएटर में कोई जो है नाटक देखते हैं या टीवी पर कोई पिक्चर देखते हैं, मतलब वो क्या है? वो ऐसा काव्य है जिसे आप देख सकते हो और सुन सकते हो। तो ऐसा काव्य जिसको देखकर और पढ़कर, वह काव्य रचना जिसको देखकर, पढ़कर, सुनकर जो आनंद आता है उसे ही हम श्रव्य काव्य कहते हैं। तो इसमें पढ़कर, सुनकर, इसमें देखकर, पढ़कर, सुनकर जो आनंद आ जाएगा वो श्रव्य दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। अब देखो, अब मैं आपसे बात करता हूँ, एक एक करके चीज़ों की बात करेंगे। अब देखो हमने ये दोनों ही चीज़ देख ली है और इसके बारे में ये भी बात करते हैं। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत दो प्रकार होते हैं, एक नाटक होता है और एक एकांकी होता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लो, ये नाटक क्या होता है और एकांकी क्या होता है। देखो नाटक के अंतर्गत अभिनय की क्या होती है? प्रधानता होती है। नाटक के अंतर्गत अभिनय की प्रधानता होती है। नाटक के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि अभिनय किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? आपका नाटक हो जाता है। वहीं अगर अपन एकांकी की बात करें, एक अंक, एकांकी का मतलब होता है एक अंक। अब इसमें क्या होता है कि भाई इसके अंतर्गत भाई मानव जीवन के किसी एक अंक, किसी एक अध्याय, किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है, इसीलिए ही उसे एकांकी कहा जाता है। एक अंक, आई बात समझ में? एकांकी। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत हमने क्या देखा? नाटक और एकांकी दो तरीके से इसको बांटा गया, दो पार्ट में बांटा गया। नाटक में जिसमें अभिनय की प्रधानता होती है, और एकांकी के अंतर्गत क्या होता है? जो भी किसी भी घटना को, किसी भी एक जो है उसके मानव जीवन के एक अध्याय को, है ना, एक कहानी को भाई फिल्माया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाई एकांकी कहते हैं। एकांकी का मतलब होता है यही, एक अंक। अब देखो श्रव्य काव्य के अंतर्गत अपन को प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य देखना है। अब प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य क्या होता है? आप थोड़ा सा समझना है इसको, है ना। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई आपके अंतर ये श्रव्य काव्य के अंतर्गत जो प्रबंध काव्य है ना, तो आप कंफ्यूजन मत कर रहे हैं। अब हम प्रबंध काव्य देख रहे हैं। अपन ने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है दृश्य काव्य के अंतर्गत। ये पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया है कि दृश्य काव्य क्या होता है, नाटक क्या होते हैं, एकांकी क्या होती है, और श्रव्य काव्य अपन ने देख लिया। श्रव्य काव्य के अंतर्गत अपन को प्रबंध काव्य देखना है और मुक्तक काव्य देखना है।
ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत प्रबंध काव्य के अंतर क्या होता है कि प्रबंध काव्य सेम एज इट इज वैसे ही होता है जैसे कि एक माला के अंतर्गत मोतियों को क्रमवार परोया जाता है। क्या किया जाता है? एक माला के अंतर्गत जैसे मोती एक क्रम में परोए हुए होते हैं ना, वैसे ही प्रबंध काव्य के अंतर्गत जो रचना की जाती है वो एक सुनियोजित तरीके से की जाती है। छंदों को इस तरीके से छंदों की रचना इस तरीके से की जाती है कि भाई एक के बाद एक सुनियोजित तरीके से कथा को और घटना को पिरोया जाता है स्टेप बाय स्टेप। आप कुछ इस तरीके से समझिएगा, देखना मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ एकदम सरल भाषा में। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस के अंतर्गत 7 कांड हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बाल्यकांड, फिर अयोध्या कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड आता है, उसके बाद आपका सुंदर कांड वगैरह होता है, फिर लवकुश कांड आता है। तो ऐसे स्टेप वाइज स्टेप उसको कथा को इस तरीके से पिरोया गया है जैसे कि एक माला में मोतियों को पिरोया जाता है। कैसे किया जाता है कि माला में मोतियों को पिरोया जाता है, तो वो सिस्टोमेटिक तरीके से पहले ये होगा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो ऐसे 7 कांडों को स्टेप बाय स्टेप करके जो है सुनियोजित तरीके से रचना की गई है उसकी। तो आई बात समझ में? इसका मतलब प्रबंध का सुनना, प्रबंध का मतलब ही है कि एक सुनियोजित तरीके से रचना को या काव्य को जो है लिखना। आई बात समझ में? अब इसके अंतर्गत ये होता है कि अर्थात जो रचना जो होती है इसमें इसकी तारतम्यता और निबद्धता एकदम सुनियोजित तरीके से की जाती है। थोड़ा सा मैंने ऑथेंटिक बोल दिया, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था किसका, रामचरितमानस का, है ना। जैसे कि साकेत हो गई मैथिली शरण गुप्त की, है ना, ये सब क्या हो जाते हैं आपके प्रबंध काव्य हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर मुक्तक काव्य की, तो मुक्तक काव्य के अंतर्गत ऐसी कोई भी सुनियोजित चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, मुक्तक काव्य एक ऐसी रचना होती है जिसमें कोई भी कथा नहीं होती। आई बात समझ में? मुक्तक काव्य एक ऐसी रचना होती है जिसमें कोई भी रचना नहीं होती है, और इसमें जो मुक्तक काव्य के अंतर्गत जो छंद होते हैं वह प्रसंगों के जो प्रसंगों की दृष्टि से पूर्व प्रसंगों की दृष्टि से अलग अलग ही होते हैं। मतलब इसके अंतर्गत जो छंद होते हैं वह प्रसंगों की दृष्टि से पूर्वापर प्रसंगों की दृष्टि से अलग होते हैं। अब देखो ना, कुछ समझना, बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। आपने इसके अंतर्गत कैसी रचनाएं आएंगी, जैसे आपने मीरा के पद, सूरदास के दोहे, कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, है ना, या कोई छंद हो गई या कविता हो गई, तो ये इस तरीके से रचना की गई है इनके कि इनके जो छंद हैं वह ऊपर वाले छंद से या नीचे वाले छंद से बिल्कुल रिलेट नहीं करते हैं। हर छंद अपने आप में एक पूर्ण अर्थ लिए होता है। आई बात समझ में? तो इसमें कोई कथा नहीं होती है ना। और उसमें अगर मैंने आपको बताया प्रबंध काव्य के अंतर्गत कथा होती है, इसके अंतर्गत कोई कथा नहीं होती है। इसके अंतर्गत छंद अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं और अलग अलग होते हैं। तो जो भी आपकी जैसे मीरा के पद हो गए, या सूरदास के दोहे हो गए, या कबीर के दोहे हो गए, तो ये जो दोहे वाली जो चीज़ है जिनका अलग अलग अपने आप में ही एक अर्थ निकलता है, हर दोहे का अपने आप में एक अलग अर्थ निकलता है, तो वह क्या कहलाते हैं आपके मुक्तक काव्य, जिसके अंतर्गत कोई कथा नहीं होती है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब देखो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, प्रबंध काव्य भी समझा दिया है मैंने आप लोगों को, मुक्तक काव्य भी समझा दिया है। ये चीज़ें अपनी कंप्लीट हो गई। अब अपन को पढ़ना है महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, और खंड काव्य क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन अभी देखते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य बहुत अच्छी चीज़ें, और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है आपका महाकाव्य, है ना, और एक होता है आपका खंड काव्य। क्या होता है? एक होता है आपका खंड का। अब देखो, अब मैं यहाँ पर आपको एक एक करके चीज़ों को समझा रहा हूँ, और यहाँ पर देखो अपन महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और ये बात की भी गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि ये यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और पढ़ाने के बावजूद भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, फोकस उन्हीं चीज़ों पे करता हूँ जहाँ से क्वेश्चन अधिक मात्रा में बनते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। देखो, महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर होता है ये अपन इसकी भी बात करेंगे। अब देखो, महाकाव्य जो होता है ना, एक ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथा पर आधारित होता है, जिसमें किसी भी महापुरुष के जो है संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को क्या बता दी है, देखो महाकाव्य के अंतर्गत एक तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि भाई इसमें ये एक तो ऐतिहासिक एवं पौराणिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथा पर आधारित होता है।
नंबर दो की अपन बात करें, देखो एक ऐतिहासिक और पौराणिक कथा पर आधारित होता है और इसमें जो है किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन का क्या होता है, वर्णन होता है। आई बात समझ में? तो नंबर एक पॉइंट मैंने आप लोगों को ये बताया, आप नोट डाउन करना, और ये एग्जाम में आता है, ठीक है। एक तो ये पूछेगा आपसे कि भाई महाकाव्य के अंतर्गत उसकी कथा किस तरीके की होती है, तो ऐतिहासिक या पौराणिक होती है और इसमें किसी भी महापुरुष के जीवन का संपूर्ण वर्णन किया जाता है। आई बात समझ में? नंबर दो के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंतर्गत महाकाव्य के अंतर्गत जो है इसका एक नियम यह है कि इसके अंतर्गत 8 सर्ग होना अनिवार्य है। क्या है आपका? 8 सर्ग होना अनिवार्य है ना, या 8 से अधिक। क्या है? या तो 8 से अधिक होंगे। अब सर्ग का मतलब ये होता है जैसे कोई अध्याय, जैसे कि आपकी बात करें महाकाव्य में, अगर जैसे कि अपन बात करें जैसे रामचरितमानस की बात करें तो उसमें 7 अध्याय थे, है ना। तो इसके अंतर्गत, है ना, अध्याय, सर्ग का मतलब सीधा सीधा है अध्याय। तो इसमें इसका एक नियम ये भी है कि महाकाव्य के अंतर्गत 8 अध्याय होना जरूरी है, 8 सर्गों का होना जरूरी है, या 8 से अधिक हो सकते हैं। आई बात समझ में? नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो नंबर 3 हमारा ये कहता है कि भाई इसका जो नायक होता है उसका नायक महाकाव्य का उच्च कुलीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च कुलीन होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए, या कोई क्षत्रिय होना चाहिए, या कोई देवता। आई बात समझ में? तो इसका जो नायक होता है वो कैसा होना चाहिए? नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 की अपन बात करते हैं तो इसका जो नायक है, नायक या तो कुलीन होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए, या कोई देवता होना चाहिए। आई बात समझ में? नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत एक तो शैली इसकी वीर रस प्रधान होनी चाहिए, या श्रृंगार प्रधान होनी चाहिए, है ना, या शांत रस होना चाहिए। तो इसकी जो शैली होती है वह किस तरीके की होती है, मतलब इसकी जो भाषा होती है वह वीर रस का, उसमें वीर रस की प्रधानता आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी, कहीं कहीं श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलेगी, कहीं कहीं आपको जो है शांत रस की प्रधानता देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। नंबर 5 की मैं बात करूं तो जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे रामचरितमानस एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, वो एक एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया साकेत, तो साकेत भी जो है किसके अंतर्गत आता है? आपका महाकाव्य के अंतर्गत आता है। जैसे रामचरितमानस की अगर अपन बात करें, रामचरितमानस की अगर अपन बात करें तो रामचरितमानस में 7 सर्ग होते हैं, फिर भी इसको ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ, ये महाकाव्य के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें 7 अध्याय, लेकिन जबकि अनिवार्यता क्या कहती है कि भाई 8 सर्गों का होना जरूरी है। अब मैं आप लोगों को कुछ महाकाव्य के ग्रंथों के नाम बता रहा हूँ, है ना, आप उनको नोट डाउन करना, और क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछली बार भी, वो ये पूछ लेता है कि ये महाकाव्य किसके द्वारा रचित हो, तो अपन उसके बात करते हैं। देखा, ये सारे पॉइंट आप पहली बात तो नोट डाउन कर लो, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि नायक किस तरीके का होना चाहिए, तो कुलीन, क्षत्रिय, देवता होना चाहिए। आई बात समझ में? 8 सर्ग होना चाहिए, इसकी जो कथा है ऐतिहासिक पौराणिक होती है, संपूर्ण जीवन का वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल में अपन देखते हैं कौन कौन से महाकाव्य एग्जाम में आते हैं, वो अपन को देखना है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एक आता है आपका नंबर 1 पर आता है पृथ्वीराज रासो, है ना। ये आपका चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा है? चंद्रवरदाई द्वारा, है ना। जैसे अगर अपन बात करें पद्मावत की, ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें साकेत की, तो ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया हुआ है ना। जैसे कि अपन और अगर अपन बात करें तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें कामायनी की, अगर अपन बात करें कामायनी की अगर अपन बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है।
है ना। वहीं अगर अपन उर्वशी की बात करें तो ये जो लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में आते रहते हैं और ये महाकाव्य के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आई बात समझ में। और ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आते रहते हैं। उर्वशी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, कात्यायनी भी ज़्यादा फेमस है। ये सारी ऐसी रचनाएं हैं जो हर एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, है ना। बात को समझना और इनको याद कर लेना कि भाई पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखे गए, पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी द्वारा, साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी लिखी गई है और उर्वशी लिखी गई रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। उर्वशी तो बहुत फेमस है जिसमें पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम का और वीरता का वर्णन किया जाता है, जिसमें मैंने आप लोगों को वीर रस के जो उदाहरण दिया था उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ों को जो है समझाया था। जैसे कि उर्वशी और पुरुरवा के बीच का जो संवाद था, जैसे कि अपने समय का सूर्य हूँ मैं, मृत मानव के विजय का तूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाले तक दीपक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर सिंधियन चलाता हूँ, सामने खड़े हैं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी भुजाओं में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, पर ना जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, रूप के आगे असहाय हो जाता है, फूल के आगे असहाय हो जाता है और विद्ध हो जाता है बंकिम नयन के बाण से, और जीत लेती नारी उसी रूप सी मुस्कान से। तो ये जो संवाद उर्वशी और पुरुरवा के बीच का है, तो ये जो महाकाव्य है वह उर्वशी है। तो कितना सटीक उदाहरण इसमें आपको देखने को मिलता है। ये मैंने वीर रस के अंतर्गत आपको एक उदाहरण बताया था जिसमें मैंने पुरुरवा और उर्वशी के बीच के संवाद का वर्णन किया था। तो ये हिंदी की शक्ति है, ये हिंदी का चमत्कार है। ऐसी ऐसी संरचना है, ऐसे ऐसे जो है महाकाव्य इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप इसमें पहले वीर रस के अंतर्गत डिस्कस की थी, ठीक है। तो खैर अपन तो काव्य पढ़ रहे हैं, अपन काव्य पर ही रहना है। और अगर आपने वीर रस की क्लासेस और रस की क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर से ज़रूर उनको देख लेना। बहुत अच्छी तरीके से मैंने वीर रस की क्लास की, हर एक जो है रस के ऊपर 4 से 5 मैंने क्या किए हैं एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये आपके महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। अब अपन चलते हैं किसके के खंडकाव्य की तरफ। देखो खंडकाव्य में क्या होता है कि जो खंडकाव्य की अगर अपन बात करें, एक तो खंडकाव्य के अंतर्गत उसकी जो कथा होती है वह काल्पनिक भी हो सकती है, ऐतिहासिक भी हो सकती है और पौराणिक भी हो सकती है। नंबर 2 पे अगर अपन बात करें तो भाई अपन ने महाकाव्य के अंतर्गत ये देखा था कि जो है इसके अंतर्गत संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है किसी एक घटना का, मानव जीवन के किसी एक घटना का संपूर्ण विस्तार से वर्णन किया जाएगा। वहाँ पर मानव जीवन के पूरे उसका वर्णन किया जाता है, पूरे जीवन का वर्णन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भाई महापुरुष या नायक के जीवन की किसी एक ही घटना का सविस्तार तरीके से क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक करुण रस होता है, करुण रस की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी, है ना। एक आपको जो है आपको शांत रस की प्रधानता इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इसकी जो शैली होती है वो कुछ इस तरीके की शैली होती है जिसमें आपको करुण रस, शांत रस की अधिकतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इसके अंतर्गत भी कई सारे, देखो इसके अंतर्गत ज़्यादा कुछ नहीं है, महाकाव्य के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें थी जो अपन ने डिस्कस की हैं, लेकिन खंडकाव्य के अंतर्गत अगर अपन देखते हैं तो अब इसके अंतर्गत भी कई सारे ऐसे खंडकाव्य जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप नोट डाउन करते हुए चलना। तो सबसे पहले आता है आपका पंचवटी, पंचवटी आता है नंबर, ये देखो ये रफ कर देते हैं अपन। देखो एक आता है आपका जयद्रथ वध, ये मैथिली शरण द्वारा लिखा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी हो गया, मैथिली शरण गुप्त का हो गया। जैसे कि अगर अपन बात करें सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र हो गया है।
तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे मेघदूत हो गया, मेघदूत कालिदास हो गया, ठीक है, जो मेघदूत है तो ये आपके खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। देखो अपन ने क्या क्या देख लिया, एक तो अपन ने देख लिया है भाई जो है स्वरूप के आधार पर जो है दृश्य काव्य क्या होता है और श्रव्य काव्य क्या होता है। दृश्य काव्य हमने देख लिया है कि दृश्य काव्य के अंतर्गत भाई चीज़ों को, अभिनय को देखकर या पढ़कर पढ़ते हैं और सुनते हैं, भाई देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। उसके बाद श्रव्य काव्य के अंतर्गत हमने देख लिया कि भाई जिस काव्य को या पंक्ति को सुनकर या पढ़कर हमको आनंद उत्पन्न होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हमने प्रबंध काव्य देख लिया है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित चीज़ें होती हैं और मुक्तक काव्य के अंतर्गत भाई छंद बाई छंद चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद महाकाव्य देख लिया। महाकाव्य के अंतर्गत भाई ऐतिहासिक, पौराणिक और संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। 8 सर्ग होते हैं, जो है अपना पुरुष कुलीन होना चाहिए, क्षत्रिय देवता होना चाहिए उसकी। उसके बाद अगर अपन बात करें तो फिर अपन ने खंड काव्य की भी बात की है। खंड काव्य के अंतर्गत कोई जो है कथा काल्पनिक हो सकती है। और उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसमें जो है कौन कौन से खंड जो है एग्जाम्पल अपन ने देखे कि भाई एक तो ये पंचवटी है, जयद्रथ वध है, सुदामा चरित्र, मेघदूत है, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। अब अपन को बात करना है भाई शैली के आधार पर। अपनी चीज़ें जो बची हैं शैली के आधार पर बची हैं, तो शैली के आधार पर क्या होता है। देखो शैली के आधार पर अगर अपन बात करें तो 3 चीज़ें हैं, है ना। है ना, शैली के आधार पर एक होता है आपका गद्य, एक होता है आपका पद्य, एक होता है आपका चंपू काव्य। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, चंपू काव्य। ये चंपू काव्य का तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि चंपू काव्य किस किस से मिलकर बना हुआ है, किस किस गद्य से मिलकर बना हुआ है। तो चंपू काव्य मिलकर बना हुआ है गद्य प्लस पद्य से, है ना। अब देखो गद्य का क्या मतलब होता है, गद्य का मतलब क्या होता है, कोई लेख होता है, मतलब कि जिस काव्य का वर्णन किसी गद्य के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। जिस कविता का या जिस गद्य का या किसी कथा का वर्णन अगर गद्य के माध्यम से किया जाएगा तो उसे अपन क्या कहते हैं, गद्य काव्य कहते हैं। और है ना, क्या कहते हैं, गद्य काव्य। मतलब जिस कथा का वर्णन गद्य के माध्यम से किया जाएगा वह क्या कहलाएगा, आपका गद्य काव्य कहलाएगा। और जिस कथा का वर्णन क्या हो जाएगा, आपका पद्य के माध्यम से किया जाएगा, पद्य के माध्यम से किया जाएगा वह क्या कहलाएगा, आपका पद्यांश कहलाएगा। अब देखो हम जब स्कूल में पढ़ते तो हमको तो एक क्वेश्चन आता था ना कि भाई गद्यांश दे देता था, अपठित गद्यांश का हिंदी में वर्णन करें या इसको विस्तारित तरीके से लिखें या समझाएं। तो वैसे क्या होता है कि गद्यांश मतलब कि कोई लेख होता है जिसमें कथा का वर्णन गद्यांश के माध्यम से किया जाता है। और पद्यांश मतलब कि कोई कविता, कोई छंद, कोई पंक्तियाँ, आई बात समझ में, तो जिनके माध्यम से कथा का वर्णन किया जाता है उसे हम पद्यांश कहते हैं। तो गद्य काव्य हो गया, पद्य काव्य हो गया। चंपू काव्य क्या होता है, चंपू काव्य दोनों का मिश्रण होता है। क्या होता है, दोनों का, गद्य एवं पद्य दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, गद्य प्लस पद्य से मिलकर बना हुआ होता है। ये दोनों का मिश्रण होता है जिसके माध्यम से कथा का वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिसका मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ठीक है, अब लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है। और मुझे उम्मीद है, ये भरोसा है, यकीन है, आप पर विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और ठीक है, आप अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके बता दें, उस पर वीडियो पहले बना दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।